सोशल मीडिया पे जो दिखाया जाता है, कहते हैं मोदी जी का डंका बज रहा है लंदन में, तो आप क्या कहना चाहेंगे, डंका बज रहा है क्या लंदन में? देखिए, लंदन में जो क्राउड है या फिर जो इंडियन डायस्पोरा है, बहुत मिक्स्ड है। जी। और वहाँ पे हर समूह के लोग आपको मिल जाएंगे, चाहे वो मोदी सपोर्टर हों, ठीक है, मोदी विरोधक हों, कांग्रेस के साथ हों, ठीक है। और मैं तो ये चीज़ देखी वहाँ पे जो अम्बेडकराइट कम्युनिटी है, मायावती जी को लेके भी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। लंदन में भी मायावती को जानते हैं लोग? मायावती को बहुत अच्छे से जानते हैं। काशीराम साहब जो थे वो विदेश में लंदन में होकर आए, उन्होंने अपने लेटर्स लिखे हैं। और लोग ये चीज़ देखते हैं कि किस तरीके से एक दलित महिला चीफ मिनिस्टर बनी, जहाँ पर हमारे लोगों को लिंच कर दिया जाता है, दलित महिलाओं के साथ गैंग रेप होता है, मार दिया जाता है। ऐसे टाइम पे भी इन सारे सामाजिक व्यवस्था के अंदर भी दलित चीफ मिनिस्टर बनी, और उनकी प्रेजेंस ये भी दिखती है कि कैसे वो आज की डेट में भी रेलेवेंट हैं। अगर कोई भी गठबंधन बनता है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो उसके अंदर मायावती की रेलेवेंस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब वो पावर में नहीं है तब भी। तो लोग उनको भली भांति जानते हैं, उनको काफ़ी बार बुलाने की कोशिश करी है। सीधे सीधे आप ये कहना चाहेंगे कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का लंदन में भी डंका बजता है, मतलब उनकी बात वहाँ पर भी होती है? बिल्कुल, अमूमन तौर पर बसता है। बाकायदा वहाँ पे प्रोग्राम होते हैं। बहन जी का जन्मदिन हमने सेलिब्रेट किया, और उसके अलावा तमाम चीज़ें जहाँ पर बहन जी को श्रेय देना चाहिए वो श्रेय दिया जाता है। और बहन जी को बहुत बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुलाया गया है। वो नहीं आ पाई हैं, मेरे को लगता है कि शायद वो सामाजिक कार्य में अपना व्यस्त रहती हैं, इसलिए नहीं आ पाई हैं। अदरवाइज़ बाकी नेता वगैरह सब विदेश जाते रहते हैं। बहन जी ने इस चीज़ को चूज़ किया है कि वो देश में रहती हैं। हमारा अनुरोध हमेशा उनसे रहा है, मैंने खुद बुलाया है, अनुरोध ये रहा है कि अगर आप अगर जब भी समय हो मेरे कार्यकाल के अंदर, तो आप प्लीज़ आएँ, तो हम आपको होस्ट करना चाहेंगे। आपके बहुत सारे शुभचिंतक हैं लंदन में और तमाम देशों में जो कि आपसे मिलना चाहते हैं। जी सुशांत, क्या कहना पाएंगे? आपने राजनीति की बात करी, बसपा की बात करी, बहन जी की बात करी, तो इस वक्त युवा नेता जो है पूरे देश के उत्तराधिकारी बना दिया गया है आकाश आनंद को, तो क्या लगता है आकाश आनंद के चेहरे से कितना परिवर्तन आ पाएगा देश के अंदर? मेरे को लगता है कि आकाश आनंद जी को जो उन्होंने उत्तराधिकारी बनाया, उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज उन्होंने कम्युनिटी को दिया है, और बहुत पॉलिटिक्स में बहुत दिया है। उसकी मैं तुलना करता हूँ किसी भी परिवारवाद जो पार्टीज़ हैं उनसे, कि जब बाकी पार्टीज़ के अंदर आप देखते हैं तो उत्तराधिकारी तब बनाया जाता है जब उनके पास पावर होती है और उनको पावर को डिवाइड करना होता है। चाहे वो आप किसी भी मंत्रिमंडल में हो, कैबिनेट में हो, चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उस तरीके पर दिया जाता है। आकाश आनंद को जब इन्होंने उत्तराधिकारी घोषित किया, और ऐसी स्टेट के लिए किया जहाँ पर बसपा का बोलबाला बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो उनको उत्तराधिकारी जब बोलने से ज़्यादा मैं ये बोलूँगा कि उनको ऐसे फेज में दिया गया जहाँ पर उनका जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं। बिल्कुल, कि आप जाइए, आप समाज को, आपको कुर्सी जो है चीफ मिनिस्टर की या मंत्री की आपको ऐसे नहीं मिलेगी। आप समाज में जाइए, आप ऐसी स्टेट में जाइए, आप दूसरे स्टेट में जाइए, क्योंकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश नहीं दिया है। इसका मतलब यह है कि जो स्ट्रांग स्टेट थे उन्होंने उनको नहीं दिया है। तो मैसेज ये है, उत्तराधिकारी ऐसा नहीं है कि उनको पावर दे दी है, उन्होंने एक जरिया दिया है कि आप अपना जाके परचम वहाँ लहराइए, आप स्ट्रगल करिए, ग्राउंड पे जाके समाज के साथ रह के काम करिए, उसके बाद जिस कुर्सी के आप अधिकार हैं समाज आपको अपने आप खुद उठाएगा। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है। ये नेपोटिज्म से आप इसको कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते हैं, कि नेपोटिज्म के अंदर डिफरेंट तरीके से चीज़ें होती हैं, जो कि आप हमारा मेन जब कुर्सी देने की बात हुई तब होता है। तो मैं इस चीज़ को देखता हूँ कि एक बहुत अच्छा लेसन है दूसरी पार्टीज़ के लिए, कि आप अपने बच्चों को अगर जब लॉन्च करते हैं उस टाइम पे करें जब आपका स्ट्रगलिंग फेस है, ना कि जब आपका पावर का फेस है। जी, जो दलित राजनीति है उसको, कि दलितों को बहुत जल्दी ऊपर नहीं आने दिया जाता है, या राजनीति के अंदर भी जब दलित कोई नेता बन जाता है तो उसके साथ भी वो छुआछूत जैसा व्यवहार रखा जाता है ना, कि मतलब वो आप ओहदे पे तो दिखाई देंगे पर अपने समाज का कोई काम नहीं कर पाते हैं। तो किस नज़र से आप देखते हैं इस भारत की राजनीति को और अपने लंदन की राजनीति के अंदर एक दलित राजनीति का जो चेहरा होता है उस चेहरे को? इसके अंदर सीधी सीधी चीज़ ये है कि अगर कोई भी समाज अगर एकत्रित नहीं होता है, अगर संगठित नहीं होता है, तो उसका फ़ायदा हमेशा दूसरे लेते हैं। वही चीज़ आज की डेट में हो रही है। अब हमारे नेताओं को और हमारे समाज के लोगों को भी, सिर्फ नेताओं को नहीं, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है किस तरीके से हम लोग संगठित रहें, किस तरीके से हम अपने आप को एजुकेट करें। जैसे बाबा साहब ने बोला, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। उसी सिद्धांत को फॉलो करते हुए आपको अपने आपसी मतभेदों को ख़त्म करके तमाम छोटी छोटी जातियों को एक समूह बनाना पड़ेगा, और काफ़ी लोग उस चीज़ पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। फिर आपको पॉलिटिकल पावर में भी आना पड़ेगा, जब आपके चुने हुए लोग एकत्रित होके, क्योंकि आपकी ईमानदारी जो है, आपकी जब जो कंसोलिडेट होके आती है कि हम सभी लोग चुन के हम आपको भेज रहे हैं वहाँ पे एज ए रिप्रेजेंटेशन, एज ए पॉलिटिकल लीडर, कि आप हमारी ही मुद्दों को उठाएंगे, तो उसका प्रभाव पड़ता है।
जैसा कि मेरे को याद है कि जब मैं छोटा था तो मैं उत्तर प्रदेश से रहने वाला था, उत्तर प्रदेश काफ़ी जाता था। बहन कुमारी मायावती वहाँ की 4 बार सीएम रही। जब मायावती जी वहाँ पे सीएम बनी तो उससे पहले ये होता था कि काफ़ी ज़्यादा कर्फ्यू होता था, सड़कें ठीक नहीं थी, और गाँव में गलियों में बहुत गंदगी रहती थी और बिजली नहीं आती थी इस तरह। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी के जब जब सरकार आई, उस टाइम के बाद बिजली टाइम पे आई, उसके बाद बदमाशी ख़त्म हो गई, कर्फ्यू नहीं लगे, पुलिस प्रशासन बहुत टाइट हो गया। अगर कोई किसी तरह की उत्पीड़ना होती थी तो उस पर सुनवाई होती थी, झूठे केस नहीं होते थे, होते थे तो उनकी मात्रा काफ़ी कम हो गई थी। जिनको नौकरियां नहीं हैं उनको नौकरियों का अवसर मिले, जिनका ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन के अवसर मिले। तो वो एक जीता जाता एग्जाम्पल है कि किस तरीके से बाबा साहब को घर घर पहुँचाने का काम कांशीराम जी ने किया। एक समूह बनाया, लोगों ने इकट्ठा करके एक सरकार बनवाई और उस सरकार ने सभी के हित में काम किया। और जब आप सर्व जैसे जैसे अगर आप सर्व संपन्न होके सबके हित में काम करते हैं तो जाहिर सी बात है उसके अंदर दलित भी आते हैं और दलितों का विकास भी उसमें होता है। तो आपको अपना नेता बहुत सोच समझ के संगठित होकर करना पड़ेगा। अगर आप ही अपने वोट को सिर्फ एक वोट की तरह देखेंगे तो उसका एडवांटेज हमेशा दूसरे समाज लेगा। तो आपको ईमानदारी से पॉलिटिक्स इसलिए आपको डिसाइड करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है क्योंकि आप उस पॉलिटिक्स के थ्रू आप अपने आने वाली जनरेशन की भी संरचना करते हैं। अगर आज की डेट में अगर गांव देहात में अगर स्कूलों की सरकारी स्कूलों की स्थिति अगर ठीक होती है तो उसमें ज़्यादातर जाने वाले बच्चे जो हैं वो दलित समाज के हैं। तो आपको ऐसे लोगों को चुन के लाना पड़ेगा संगठित होकर कि जो आपके समाज की बात को आगे रखें। अगर आप ऐसा नहीं रखेंगे तो आपके वोटों का कोई और फ़ायदा लेगा और उसका मिसयूज़ होता रहेगा। जैसे आपने बताया कि वोट का फ़ायदा कोई और लेता रहेगा, लेकिन है क्या कि आजकल बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की फ़ोटो सभी लोग लगाते हैं। तमाम पार्टियों को ने लगाना शुरू कर दिया है और बाबा साहब की फ़ोटो को लगाकर उनके छोटे छोटे बातों को दिखाकर तमाम पार्टियाँ कैश करने का काम करती हैं। चाहे वो पंजाब की सरकार हो, चाहे वो दिल्ली की सरकार केजरीवाल की हो, चाहे कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो, BJP हो, सपा हो, तमाम पार्टियाँ बाबा साहब के नाम को कैश करने लग रही हैं। तो कैसे इनको पहचानें और कैसे अपने जो हकीकत में जिसको वोट डालनी है वहाँ तक किस तरीके से पहुँचें। और युवा नेता भी बहुत सारे लोग आ गए हैं जो दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं, वोटों को काटने का काम करते हैं, जिसकी वजह से एक मजबूत सरकार नहीं बन पाती है। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से सच्चे अम्बेडकरवादी की पहचान करें या उस पार्टी को वोट दें जो उनके हकों की लड़ाई लड़ सकती है। और एक ही साथ में एक सवाल और रख देता हूँ, अगर हम सीधी बात करें तो क्या लगता है भारत की राजनीति के अंदर, जैसे अगर हम 4-5 पार्टियों को यहाँ पर लेते हैं तो आपको क्या लगता है कि कौन अम्बेडकरवादी की सच्ची राजनीति करते हैं? हम BJP की भी बात करेंगे, हम कांग्रेस की भी बात करेंगे, हम केजरीवाल सरकार की भी बात करेंगे, हम सपा की भी बात करेंगे, हम बसपा की भी बात करेंगे। तो क्या लगता है कि सच्चे अम्बेडकरवादी जो राजनीति है या सही में कोई अगर बहुजनों के हित की कोई बात कर सकता है तो कौन कर सकता है? जी, सबसे पहले आपने बहुत बिल्कुल सही बात बोली कि आज की डेट में ये बहुत चलन है कि, और इस चीज़ को मैंने भी काफ़ी उठाया है कि अंबेडकर की फ़ोटो आप हमेशा देखेंगे कि वो इंटरनेशनल आइडल हैं और वो ऐसे मकाम पे पहुंच चुके हैं कि आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और उसका श्रेय भी मैं देना चाहूँगा उनकी का खुद के अपने संघर्ष को। और दूसरा, एक ईमानदार कौम जो कि दलित समाज से आती है और उन्होंने बाबा साहब को ज़िंदा रखा हुआ है। जो लॉयल कम्युनिटी हुई, बाबा साहब ने तमाम लोगों के लिए काम किया, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, एक बेहतर देश का विकास किया जो कि आज जिसमें हम सभी लोग बैठे हैं। लेकिन एक कम्युनिटी ऐसी है जिन्होंने बाबा साहब को ज़िंदा रखा अपने घर में, अपने दिलों में और इस समाज में। तो आज की डेट में क्या हो रहा है कि अम्बेडकर से सबको प्यार है, अम्बेडकरवादियों से नहीं है। यही चीज़ हम देखते हैं कि 14 अप्रैल मनाया जाता है, 6 दिसंबर मनाया जाता है, तमाम चीज़ें होती हैं, फूल चढ़ाए जाते हैं। लेकिन आप उन्हीं के घर में ये देख सकते हैं कि किस तरीका उनका व्यवहार, उनके यहाँ जो छोटी जाति जिनको ये बोलते हैं, उनके यहाँ से आने वाले जो काम करते हैं उनके साथ उनका व्यवहार कैसा है, उनको वो कितना एक्सेप्टेबिलिटी देते हैं। काम वाले लोगों का दुनिया भर के सर्वे हैं कि वो लोग उनके बर्तन दूर रखते हैं। कोई कूड़े वाला देने वाला आता है तो उसको कूड़ा वाला बोला जाता है। पहले उनको हरिजन भी बोला जाता था, वाल्मीकि भी, भंगी समाज से होते हैं वो लोग। तो आप इस तरह की चीज़ें अभी भी डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन आपको ये पता है कि दलित समाज इतना भावुक है, अम्बेडकरवादी समाज इतना भावुक है कि अगर उनके माई बाप, उनके लीडर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को इज्जत दी जाएगी तो ये लोग इमोशनली होकर हमारे साथ आ जाएंगे। यही एक सीधा सीधा कारण है। दूसरी चीज़ ये आती है कि कौन सच्चा अम्बेडकरवादी है और कौन नहीं है। इसका सीधा सीधा एग्जांपल मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि आप उनकी इंटेंशंस को देखें, किस टाइम पे कौन लोग काम करना शुरू करते हैं, किस लेवल पे शुरू करते हैं और कितनी इंटेंसिटी से करते हैं। जो ईमानदार कौम होती है वो अपने आइडियल्स को नहीं बोलती है, कितना इफेक्टिवनेस से करती है। तो सिमिलरली कौन लोग मौका परस्त हैं उनको आप पहचानें, कौन लोग आपको फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, आपकी ईमानदारी
को देखते हुए बाबा साहब का नाम तो ले लेंगे, लेकिन बाकी लोगों को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे। फूलन देवी को इंसाफ किसने दिलाया? समाज ने नहीं दिलाया। फूलन देवी को हथियार लेना पड़ा। फूलन देवी ने अपनी इज्जत के लिए लड़ाई लड़ी, तो फूलन देवी जीता जाता एग्जाम्पल है। बाबा साहब थे, काशीराम थे, सड़क की लड़ाई लड़ी। उसके बहन को हमारी मायावती ने भी अच्छा काम किया। और तमाम संगठन हैं, साउथ में भी हैं, पेरियार मूवमेंट है, जहाँ पर समाज के लिए काम हुआ। ऐसे लोग जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं, आप उन पर विश्वास कर सकते हैं। जो नए लोग हैं, आप उनको थोड़ा समय दें, उनको परखें, और अगर आपको लगता है कि वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं और वोट काटने का काम नहीं है, तो आप उनके लिए भी बिल्कुल साथ में खड़े हों। जो कि ये डिवाइड एंड रूल की जो टेक्निक होती है दूसरी कम्युनिटीज़ की, वो आपके अंदर वो भरी जा रही है कि वो आपकी जाति से लोगों को खड़ा कर देंगे, लेकिन उनका इंटेंशन ये होता है कि लीडरशिप ग्रो ना हो दलितों में, कि उनका वोट कट जाए या फिर उनको आपस में लड़ा दिया जाए। आपको ये पहचानना होगा कि अगर आपके समाज की हित की कोई बात कर रहा है, तो उसने काम करके कितना दिखाया है और किस तरीके से उसकी स्ट्रेटेजी है, किस तरीके से वो आपके साथ खड़ा है। सड़क से संसद की लड़ाई आसान नहीं होती, ठीक है, बहुत बहुत सेक्रीफाइसेस होते हैं, और आपको वो सारी चीज़ें देखते हुए अपने समाज से संगठित होकर रहना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।